चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, आगे का भी गा दो अगर आता है तो। हैं? बालों का रंग सुनहरा, पर आपके अच्छा सुनहरे बाल नहीं सर, आपके काले बाल। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। ये बहुत खुशकिस्मती वाली बात है कि मेरे काले बाल है, वरना मेरी एज में आके लोगों के सफ़ेद बाल होने लग जाते हैं। आफ्टर 20 सबके वैसे भी हो ही जाते हैं। चलो जो भी है ठीक है। अभी मेरे को ये देख लेने दो तुम दोनों का सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ। वान्या मैम, यस, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है मेरे को, जो आप बता रहे हो वैसा नहीं हुआ है। तो मैं स्क्रीनशॉट भेजूं? हाँ हाँ, ये कर दो, अच्छा ये रुको, कर दो ताकि मैं मैं बोल सकूँ फोन ना कि ढूंढ हाँ के मैंने आती इसलिए अलाउ किया। हाँ कोई हूँ। बात नहीं। सर अगर सर ऐसा सीन हो गया सर, जैसे टर्म 1 और टर्म वो है, और सर सर सारे सर प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट होंगे, तब सर हम इंसान हैं सर, क्या है हमको आप सर ये इंसान जानना हो, मैं है। आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप इंसान हो प्रथम मदगल। सर इंसान है लेकिन क्या करने के बाद सर सर इंसान रहेंगे, सर इतना कह रहा हूँ। इंसान तो है, लेकिन लगता है कि एग्जाम खत्म होते होते हम जानवर बन जाएंगे। अरे यार तुम लोग हमेशा इतने नेगेटिव क्यों रहते हो? बी सर ये पॉजिटिव। नेगेटिव तो सर इस रहना बार पड़ेगा। सही में सीबीएसई ने अच्छी खबर नहीं सुनाई है। ये बहुत अच्छी खबर है, अभी मैं जब तुम लोगों को बताऊंगा तुम लोग बोलोगे कि अच्छी है। एक सर बच्चे सर सर पता है क्या बोल रहे हैं सर, हम्म। वो सर का सर ने वो सर मैं कल खेलने चले गया, हाँ तो हाँ। सर एक बच्चा मेरे को बोलता, और हम्म। भाई कैसा है, मैं बोला और ठीक तुमने क्या हूँ, बोला? क्या हो गया। बस ये बोला तो ठीक हूँ। बोलता सर सुनो तो आगे, तो वो बोलता कि अब तो बेटा तुम्हारे 2 बोर्ड हैं। वही सर मेरा सर पूरा मोरल डाउन होगा। 2 बोर्ड बोले, 2 बोर्ड तो कहीं पे लिखा भी नहीं है, टर्म 1 और टर्म 2 लिखे हुए हैं, नहीं वो नहीं, लोग 2 बोर्ड बोर्ड लिखा हुआ बोल है, रहे हैं। मैंने पढ़ा है। मैंने अरे पढ़ा है। सर सर आप बोर्ड प्लीज। है। क्योंकि इसमें जो पीडीएफ मतलब मैंने पढ़ी है ना, सीबीएसई अरे की तरफ से आई है, उसमें साफ साफ लिखा गया हुआ है कि द बोर्ड विल कंडक्ट एग्जाम्स 2 टाइम्स इन अ ईयर। मतलब जो फर्स्ट टाइम होगा वो नवंबर दिसंबर में, एंड सेकंड टाइम इट विल बी ऑन सर इन द मंथ्स फर्स्ट ऑफ टर्म होम अप्रैल। बोर्ड होगा। मार्च एंड क्या? अप्रैल। फर्स्ट टर्म का होम बोर्ड होगा ना। होम बोर्ड? नहीं, चलो भी मैं तुम्हें बताता हूँ सारा क्लियर करके। सर ये कहा सर था सर, फर्स्ट टर्म वाला सर स्कूल में जाके देना पड़ेगा, और सेकंड टर्म वाला ऐसा सेंटर कुछ भी देगा। नहीं है, 4 केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा जो मैं तुम लोगों को इसमें, ठीक है? सर हाँ हाँ बोलो। फिलहाल ना मेरी हालत जैसे कि बिन आत्मा के शरीर। अच्छा, ऐसा होता नहीं है। जो हमारी होली बुक है हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, उसमें ये लिखा गया है कि आत्मा जो है वो परमानेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? मेरे को सर सर शरीर तो है सर, प्रेजेंट है शरीर, लेकिन आत्मा छोड़ के चली गई शरीर। अरे नहीं गई है, वहीं है, ध्यान से देखो, सर ध्यान I'm से not देखो। feeling well today। सर होगी भी तो कैसे पता चलेगा सर। मैं फील खत्म। करवाऊंगा, रुको यार, अभी तुम आज की क्लास पूरी ले लो, फिर तुम्हें मैं फील करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सर बाय बाय टाटा हो गया हमारा। सर अरे वर्दी तो नहीं है ये। अच्छा, चलो मैं सबसे पहले पूछता हूँ तुम लोगों को क्या क्या आइडिया मिला है। पहले मेरे को बस ये चेक कर लेने दो वानिया है कि नहीं, क्योंकि उसका फिर कुछ मिस ना हो जाए। वानिया हो यहाँ पे अभी? सर हाँ जी, आपको ठीक मैं है। भेज दिया। हाँ अच्छा करा। ओह अच्छा मैम, ये कब का है, ये डेट कब की है? डेट है, ये अप्रैल का है? हाँ जी, अप्रैल 2020। वही उन्होंने बोला है। चलो ये मैं 1 जुलाई को पे हुई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बात, कोई बात नहीं। ओके। कोई बात नहीं, मैं अपने रिस्क पे आज अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन जो भी होगा सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है? ओके। ठीक है। अब पीयू चली गई है शायद, अब पीयू आ गई है फिर से, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो लोग मतलब तुम लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं सेक्शन से पूछना चाहूँगा। सक्षम, एक बात बताओ, कैसा लग रहा है तुम लोगों को, खासकर तुमको बताओ कैसा लग रहा है बोर्ड का सुन के? सर ठीक है, ओके ओके है। ठीक है सर, काम चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ प्रथम, सर। तुम तो वेरी डिसअपॉइंटेड हो, है ना? अर्णव भी डिसअपॉइंटेड है, पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुषा बताओ, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है ठीक है। सर हाँ एक हाँ बात अर्णव बोलो। सर मैं ना बोर्ड से उतना डिसअपॉइंटेड हूँ जितना स्कूल से डिसअपॉइंटेड। स्कूल वालों ने क्या कर दिया, ऐसा क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा स्कूल वालों ने? सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, धीरे बोलो, धीरे। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि देखो सर, ये एग्जाम हमसे हाफ ईयरली के भी करा रहे हैं, ये हमसे यूटी भी करा रहे हैं, यूटी तो 3 चलो, मॉक टेस्ट भी कराएंगे, ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स भी देंगे। ये सब में तुम्हारा सारे फ़ायदा है, सब अभी बताऊंगा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन सब में तुम्हारा फ़ायदा है, एंड ऑफ द क्लास तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ फ़ायदा ही हो रहा है, खासकर तुम्हारे लिए। वान्या बोलो कैसा लग रहा है बोर्ड की न्यूज़ सुन के? बढ़िया लग रहा है और क्या। ओह मतलब ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है वान्या तुम सभी में से।
क्यों मतलब बढ़िया लग दुख रहा भी हो रहा है क्योंकि एमसीक्यूज हैं, बट अच्छा। अच्छा भी लग रहा है कि अच्छा। प्री मेच्योर हो जाएंगे हम बोर्ड के बारे में प्री पहले मैच्योर हो से ही। जाओगी? ये तो वही है। मतलब पहले से ही हो जाएंगे, अच्छा अच्छा नहीं तो एंड में आते हैं ना बहुत सीरियसनेस में, पहले हो जाएंगे हम पहले। अच्छा। पीयू? सर मुझे किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, मैं बोर्ड 2 बार देने को तैयार हूँ, मेरे को हाँ सिर्फ हाँ। एमसीक्यू से दिक्कत है। अच्छा अच्छा, वो कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रही हो। लेकिन मैंने तुम लोगों को उसका मतलब बता रखा है ऑलरेडी कि तुम्हें रोज़ के मतलब डेली के तुम्हें 20 क्वेश्चंस करने हैं। कोई कर रहा है तुम में से? कोई भी नहीं कर रहा है। फिर एंड में एक्सपेक्ट करोगे कि यार हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। कोई भी नहीं कर रहा है तुम में से डेली मैंने के किया 20 सर, क्वेश्चंस। तो बताते क्यों 20 नहीं है छोड़ो, फिर? मैं 20 छोड़ो, मैंने पूरा चैप्टर कर लिया कल रियल नंबर्स। नहीं वो नहीं जानना मेरे को। डेली 20 क्वेश्चंस कर रही हो एटलीस्ट। अब चाहे तुम 100 हाँ जी करो, चाहे 200 करो, चाहे 20 करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट 20 करें या नहीं करे डेली के, बताओ। जी तब से कर रही करेंगे। हो जब से सर मैं कह रहा एक हूँ। बस एक मिनट पीयू। हाँ, वान्या डेली की कर रही हाँ हो? जी, नहीं बीच में बस 2-3 फिर दिन छोड़ ये दिया था। नहीं नहीं, बस फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ तुमने 1-2 दिन छोड़ दिया और अगले दिन तुम सोच रही हो मैं 40 कर लूँगी, 50 कर लूँगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो तुम मतलब गलत ट्रैक पे ही हो। रोज़ के 20 क्वेश्चन करो, बस ये चाहता हूँ मैं। ठीक है? ज़बरदस्ती के ज़्यादा के मतलब इस चक्कर में मत पड़ो कि आज मैं 100 कर लूँगी, आज मैं 50 कर लूँगी, नहीं। रोज़ के सिर्फ 20 क्वेश्चन करो, दैट विल बी सफिशिएंट। बोलो पीयू। सर मैं भी यही कह रही थी कि मतलब मैं रोज़ नहीं करती बट ऑल्टरनेट डेज पे अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लेती हूँ। तो गलत है ये, बहुत गलत है ये, बहुत गलत कर रही हो। ठीक है? जब तक तुम सर मैं डेली नहीं रोज के करोगे ना 20 5 या क्वेश्चंस, 10 तब तक मतलब फिर वो तुम्हारे पार्ट में मिस्टेक होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बस तुम रोज़ के इतने डेडिकेटेड बनो कि रोज़ मेरे को 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं, और ग्रुप पे डालो ना मैसेज कि हाँ मैंने आज इतने क्वेश्चन कर लिए, ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेटेड होंगे। ओके? बोलो हाँ है ना? यस सर। ठीक है। सर यस सर। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा CBSE वालों ने क्या किया है। तो जो तुम्हारा CBSE का एकेडमिक ईयर होता है, सर सर आपने आपकी स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं की शेयर करी। ओके स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, वेट। सर आज इसी बात पे पंचायत बिठाओगे? क्या कह रहे हो ये बालक? एकेडमिक बोर्ड, इसी बोर्ड वाले एकेडमिक ईयर के लिए पंचायत बिठाओगे आज? हाँ आज समझाओगे कैसे हाँ करना है? हाँ, तो तुम चाहते हो तो बताता हूँ, वरना कोई बात नहीं, मैं तो आगे पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरे को नहीं ये नहीं अरे सर बताओ। सर मैं तो क्योंकि चाहती हूँ। सर चाहते हैं क्योंकि सर, मेरे को सही पता है बात तुम्हारे स्कूल वालों ने बहुत चाहते अच्छा हैं। समझाया होगा तुम लोगों को, है ना? सर और हमारी इतने मैम कह रही थी कि सर बात भी नहीं की इसके बारे हाँ में। हाँ, तो सर इसलिए हाँ सेम बोलो, एक मिनट हाँ बोलो समझाया कैसा नहीं है सर, डरा है। डरा सर है? हमारी मैम हम्म। सर हमारी मैम कह रही थी कि सिलेबस रैशनलाइज नहीं होएगा, 50% सिलेबस गलत बोल रही फर्स्ट है। टर्म में आएगा। कह रही थी कि 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में आएगा और बाकी 50% सेकेंड टर्म में आएगा। अच्छा जो और 50 सर बोलो अर्णव बोलो। सर मैम कहती कि हमारा सिलेबस भी कट नहीं रहा है अभी। अच्छा तो भाई मैंने तो खुद से पढ़ा है, जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ। सर और मैंने भी पढ़ा है। सर मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा है कि पढ़ा है। फिर तो रैशनलाइज होगा, और ये लिखा गया है उसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही हो, मतलब प्रीवियस ईयर जो एकेडमिक ईयर था उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि डिट्टो सेम होगा या नहीं होगा, वो तुम्हें जुलाई के मंथ में पता चल जाएगा। सर ऐसा कहा था हम्म, सर, वो से मैंने सर पढ़ा था सर, इन्होंने ये कहा था कि सर ऐसे कि सर चैप्टर सर इंटर रिलेटेड है सर, उनको नहीं करेंगे। जैसे कि अरे ये सब ये सर अभी हिस्ट्री में ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये सब काल्पनिक कथा है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जो वास्तविक जीवन से लेने देने वाली बातें हैं वो अभी तुम सुन लो मेरे से, फिर आगे मैं तुम लोगों का सर मैं opinion- नोट्स बना रही हूँ। हाँ नोट्स बनाना। वैसे ऑलरेडी मैं 1-2 लोगों को, कुछ लोगों को मतलब बता चुका हूँ, तो मेरे पास मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है कुछ, वो मैं तुम्हें शेयर भी कर सकता हूँ। वाइट बोर्ड पे मैंने समझाया था वो। लेकिन फ़िलहाल तुम नोट्स बना लो, अच्छी बात है, क्योंकि तुम खुद से नोट्स बनाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, कौन बताएगा एकेडमिक ईयर कब से स्टार्ट होता है जनरली? मार्च सर अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल। और मतलब ये मान लेते हैं कि वो मार्च तक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम जनरली मार्च में हो जाते हैं। ओके, तो अप्रैल से मार्च जो होता है तुम्हारा एकेडमिक ईयर होता है। अब कौन से एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? ये कौन सा ईयर चल रहा है बताओ? 2021 सर 21 to 22। और ये 22 में एंड हो जाएगा, मतलब कि ये अप्रैल 2021 की बात है जब से तुम्हारा एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है, और मार्च 2022 में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट योर एकेडमिक ईयर विल एंड। और ये मार्च थोड़ा सा खिंच भी सकता है, मतलब मार्च का अप्रैल भी हो सकता है, और ये वाला जो अप्रैल है ये मार्च भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। मतलब मार्च या अप्रैल 2021 से लेके मार्च या अप्रैल 2022 तक तुम्हारा एकेडमिक ईयर चलता है, तो इसमें तो किसी को कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। ओके, अब पहले क्या होता था वो बता रहा हूँ। पहले ये होता था कि
तुम्हारे सबसे पहले UT1 हुआ करते थे, बोलो हाँ या ना? अभी भी कुछ बच्चे के हो गए होंगे। किसके हो गए तुम लोगों में से, बोलो अपना नाम। मेरे हो गए सर प्रथम। प्रथम के हो गए। फिर UT2 होते थे, किसके होने वाले हैं UT2? प्रथम के होने वाले UT2 नहीं होते थे नहीं, सब नहीं, दो प्री-बोर्ड के UT बाद होते थे हाफ साथ। ईयरली। नहीं नहीं नहीं, हाँ सर। बात तो हाँ। सुनो, बात तो सुनो। नहीं नहीं सर सही कह रहे हो अच्छा। सर, सही कह रहे हो तो किसी किसी वो स्कूल तो देखो। में जो होता है वो बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा जो पीहू वाले स्कूल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं। तो जनरली जो ट्रेंड देखा गया था वो ये देखा गया था कि UT1 प्लस UT2 होते थे, फिर तुम्हारे हाफ ईयरली होते थे, फिर UT3 होते थे, किसी किसी स्कूल में UT4 भी होता था लेकिन वो जनरली नहीं होता था। फिर उसके बाद तुम्हारे मेरे प्री में बोर्ड होता होते थे UT4। यस सर। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, UT4 भी यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो चाहो तो, UT4। फिर प्री बोर्ड होते थे। अब ये प्री बोर्ड भी किसी किसी स्कूल में एक बार होते थे, किसी किसी स्कूल में 2 बार होते थे। फिर फाइनली तुम्हारे बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। बात क्लियर हुई? हर साल क्या होता था, ये होता था, पहले UT1 होता था, UT2 होता था, हाफ ईयरली होता था, UT3 होता था, किसी किसी स्कूल में UT4 होता था, फिर प्री बोर्ड होता था। प्री बोर्ड एक बार भी हो सकता था, प्री बोर्ड 2 बार भी हो सकता था, और फिर फाइनली बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे। ये जनरली जो ट्रेंड मैं बता रहा हूँ ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए था, प्राइवेट स्कूल्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बार प्रैक्टिस करवानी होती थी बच्चों की, बहुत बार। अब प्रैक्टिस कैसे हुई बस समझाता हूँ। सबसे पहले UT1 में कुछ ना कुछ तो बच्चा पढ़ेगा ही, चाहे एक चैप्टर पढ़े चाहे एक टॉपिक पढ़े। सिमिलरली UT2 में कुछ तो पढ़ेगा ही, हाफ ईयरली में भी कुछ पढ़ेगा, UT3 में भी कुछ पढ़ेगा, UT4 में भी कुछ पढ़ेगा, फिर प्री बोर्ड में भी कुछ ना कुछ पढ़ेगा। तो फाइनली बोर्ड से पहले लगभग 3 महीने पहले बच्चे के माइंड में कम से कम एक माइंड मैप बन जाता था कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है, ये नहीं पढ़ रखा है, मेरे को थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये मेरा वीक पॉइंट है। फिर फाइनली वो बोर्ड में परफॉर्म करता था, और वो बोर्ड में ऐसा परफॉर्म करता था कि जितनी उसकी मतलब कैपेबिलिटी है वो उससे अच्छा ही परफॉर्म करेगा बोर्ड में। क्यों? क्योंकि हल्का हल्का उसने बीच में इतनी बार पढ़ चुका है वो बच्चा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये जनरली Yes, sir. प्राइवेट स्कूल्स में होता था। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें एक ही ट्रेंड चलता है, वो इतने झंझटबाजी नहीं करते, ठीक है? उनको इतना मतलब ना लेना देना नहीं होता कि हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते वो जनरली। प्राइवेट स्कूल्स होते हैं क्योंकि वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनका एक सेट पैटर्न होता है, जो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन मिल रही है उसके अलावा वो ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते। तो जैसे पीयू खुद ही बोल रही है कि UT1 होता था, आगे बोलो क्या होता था तुम्हारा? सीधा हाफ हाफ ईयरली, ईयरली। फिर उसके बाद जी। एक बार और UT हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, फिर प्री बोर्ड हाँ। हो गया और फिर बोर्ड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सर मेरा भी ऐसे ही प्री-बोर्ड 2 होते हैं। हाँ तो चलो प्री बोर्ड 2 हो गए, जैसे मैंने पहले ही बोला प्री बोर्ड किसी किसी स्कूल में एक बार हाँ। होता है, किसी में 2 बार होता है। मेरा भी ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है, देखो इसका प्राइवेट स्कूल है फिर भी ऐसे हो रहा है इसके साथ। बोलो तुषा क्या कर रही हो? सर मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा, वानिया कह रही थी मेरा क्या? सर प्रथम बोलो बोलो प्रथम। सर वैसे मेरा मेरा सेंट्रल सर- स्कूल है। हाँ सेंट्रल स्कूल तो है, वो बात सही है, KV है तुम्हारा, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही मतलब प्राइवेट स्कूल होते हैं ना 100% प्राइवेट स्कूल, उनका जनरली ये ट्रेंड रहता है कि वो बार बार प्रैक्टिस करवाने के लिए इतने सारे UTs और हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड, फलाना ढिमकाना ये सब लेते रहते थे, और इसका हमारे एडवांटेज स्कूल में मिलता तो था। हाँ नहीं सर कुछ तो इसका एडवांटेज मिलता था फाइनली बच्चे को। अब हो सकता है कि तुम्हारे UT1 में नंबर ना आए, हो सकता है, पॉसिबल है, UT2 में भी नंबर ना आए, हो सकता है हाफ ईयरली में भी ना आए, UT3 में भी ना आए, प्री बोर्ड में भी ना आए, लेकिन फिर एंड में जाके जो बोर्ड से 3 महीने पहले का जो टाइम मिलता था ना उसमें बच्चा अच्छा खासा रेडी हो जाता था बोर्ड में परफॉर्म करने के लिए, तो बोर्ड में वो काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आता था। अब तक ऐसा होता था, भले ही उसके UT1 में नंबर नहीं आए, भले UT2 में नहीं आए, हाफ ईयरली में नहीं आए, थोड़े बहुत एवरेज मार्क्स आ गए UT3 में या प्री बोर्ड में, फिर वो बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकता था। अब तक ऐसा होता था। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि कहानी अब तक की, कि अब तक आपने देखा जैसा आता है ना सीरियल्स में वो। अब इस बार से क्या हो रहा है वो बताता हूँ, इस बार से क्या हो रहा है। तो इस बार से जो तुम्हारा एकेडमिक ईयर है, एकेडमिक ईयर जैसे कि मैंने अभी बताया, एकेडमिक ईयर जो है वो कब से स्टार्ट हुआ बोलो? अप्रैल। अप्रैल। मार्च या अप्रैल? मार्च। हाँ तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्च, अप्रैल 2021 से लेके फिर सिमिलरली मार्च अप्रैल 2022। ओके, अब तुम्हारे 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा CBSE की नई स्कीम में है, 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे। तो उन 2 बोर्ड्स के एग्ज़ाम को बोला गया है टर्म 1 एग्ज़ाम, और इसको बोला गया है टर्म 2 एग्ज़ाम। टर्म 1 एग्ज़ाम जो है वो भी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और टर्म 2 जो एग्ज़ाम है वो भी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। कितने बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे बोलो? 2 बार 2 होंगे। बार। जो टर्म 1 बोर्ड के एग्ज़ाम है वो होंगे तुम्हारे नवंबर दिसंबर में। अब नवंबर और दिसंबर दोनों में होंगे, इसका मतलब ये है कि वो नवंबर में स्टार्ट होंगे और दिसंबर में एंड हो जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो गए एग्ज़ाम और 31 दिसंबर तक स्ट्रेच हो रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली 2 मंथ्स तक तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम चलेंगे। बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है?
नो नहीं। सर। इसका मतलब कि जो तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे वो लगभग 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 15 नवंबर के आसपास से स्टार्ट होंगे, और वो कब तक जाएंगे? 15 दिसंबर के आसपास तक जाएंगे। अभी 15 ज़रूरी नहीं है 15 ही हो सकता है ये 12 हो जाए, हो सकता है ये 18 हो जाए, लेकिन मतलब कि सेकंड वीक या थर्ड वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होंगे और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे टर्म 1 के एग्ज़ाम। सिमिलरली जो तुम्हारे टर्म 2 के एग्ज़ाम्स हैं, टर्म 2 के एग्ज़ाम्स वो कब होंगे? मार्च में और अप्रैल में। यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो होगा कि लगभग तुम्हारे 15 मार्च से स्टार्ट होंगे और 15 अप्रैल तक जाएंगे। अब ये भी हो सकता है ये 10 मार्च से हो रहे हों और यहाँ पर ये 10 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएं। बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ तुमको। इतनी बात क्लियर होगी? अब यस सर। सीबीएसई की न्यू स्कीम में ये है कि जो तुम्हारे टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हैं बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करते हुए उनको सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और प्योरली उसमें 100% MCQs क्वेश्चंस होंगे। 100% MCQs क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ के होंगे। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अच्छी बात है बेकार बात है? फ़िलहाल जितना मैंने बताया उसको देखते हुए बताओ। ठीक है सर। अरे बेकार। 1 मिनट में एक MCQ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी चलो, तक ओके, ये नहीं ओके। बताया गया है कि कितने MCQs होंगे, हाउ मैनी MCQs विल बी देयर, ये नहीं बताया गया अब तक सीबीएसई की PDF में जो सर? नोटिफिकेशन आई है। हाँ जी मैम बोलो। आपने बोला था कि ये सब OMR शीट पे होगा, हाँ बिल्कुल OMR शीट पे होगा। तो ये जो 100, हाँ बोलो बोलो। पर सर फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे, फिर मैथ्स और जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे रहेंगे? तो आपको रफ शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी ना, रफ शीट प्रोवाइड तो फिर करवाई 90 मिनट्स में हो जाएंगे? अभी तक ये नहीं पता ना कितने MCQs होंगे। हो सकता है 50 MCQs हो सकता है 100 MCQs हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 90 ही MCQs हो और 90 मिनट्स का टाइम मिल रहा हो। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितने MCQs होंगे। अब ये कब पता चलेगा कि कितने MCQs होंगे? तो ये तुम्हारे बोर्ड का एग्ज़ाम जब भी होगा, मतलब नवंबर दिसंबर में जो तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उससे 1-1.5 महीने पहले तुम्हारे पास सैम्पल पेपर आ जाएगा सीबीएसई के, मतलब वहाँ से कि हाँ इस टाइप का हम पेपर बनाने वाले हैं। तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि इतने क्वेश्चंस होंगे। तो तुम अपने माइंड में आइडिया बना सकते हो कि हाँ अगर सैम्पल पेपर ऑफ सीबीएसई में 90 MCQ के क्वेश्चंस हैं तो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी कितने क्वेश्चंस होंगे? बोलो। हेलो। 90। हाँ सर। हाँ तो बोलो ना अभी, बोलो। ओके, सपोज़ तुम्हारे सीबीएसई के सैम्पल पेपर में 90 नहीं, सपोज़ 50 ही MCQ के क्वेश्चंस हैं, तो तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी कितने ही क्वेश्चंस होंगे? 50 होंगे। 50। इतना क्लियर हो गया? तो कितने क्वेश्चंस होंगे MCQ के अभी तक कोई आइडिया नहीं है। तो तुम नोट बना के भी लिख सकते हो ये बात कि मतलब वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि हाउ मैनी क्वेश्चंस विल बी देयर इन टर्म 1 एग्ज़ाम्स। क्लियर हो गया? ये कब पता चलेगा? जब कभी भी सैम्पल पेपर रिलीज़ होगा सीबीएसई के यहाँ से। तो वो जैसे ही रिलीज़ होगा वैसे मैं तुम्हें ऐसी जैसे आज एक क्लास ले रहा हूँ वैसे ही उस दिन एक क्लास ले लूँगा कि सैम्पल पेपर इस टाइप का है, तो आप लोग इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये एग्ज़ाम्स Yes, sir. कहाँ होंगे? ये एग्ज़ाम्स होंगे तुम्हारे स्कूल में। ये एग्ज़ाम होंगे कहाँ पे? स्कूल में होंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे 50% सिलेबस ही होगा, सिर्फ 50% सिलेबस होगा। अब इसका मतलब क्या होता है 50% का? देखो सपोज़ जैसे मैथ्स है, तुम्हारा मैथ्स सब्जेक्ट है, इसमें 15 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके 15 तक, ठीक है। अब इसका लगभग हाफ 7.5 होता है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि 7.5 चैप्टर्स आएंगे। इसका मतलब या तो 7 चैप्टर्स आ सकते हैं तुम्हारे टर्म 1 के एग्ज़ाम में, या फिर 8 चैप्टर आ सकते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ सपोज़ तुम्हारे 7 चैप्टर आ रहे हैं, 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 के एग्ज़ाम में। आउट ऑफ 15 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स कितने चैप्टर्स आएंगे बोले तुम्हारे टर्म 1 के एग्ज़ाम में? 7। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 चैप्टर्स आएंगे मैथ्स के। अब क्या ये फर्स्ट 7 चैप्टर्स आएंगे? कौन बताएगा, हाँ या ना? फर्स्ट 7 नहीं। कोई चैप्टर्स भी आ सकते नहीं, हैं। बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट 7 चैप्टर्स कभी भी नहीं आ सकते। मतलब 99% चांस है कि फर्स्ट 7 चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं आ सकते। क्यों? फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर्स, सेकंड है पॉलिनोमियल्स, फिर थर्ड है लीनियर इक्वेशन, फोर्थ है क्वाड्रेटिक, फिफ्थ है AP, सिक्स्थ है ट्राइंगल्स, इस तरीके से, है ना। तो देखा जाए तो अब ये अगर तुम्हारे पहले आ गए और फिर जो बाकी के बचे हुए जो तुम्हारे 7-8 चैप्टर हैं वो अगर टर्म 2 में आते हैं तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। कैसे? कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ईजी हैं, जैसे कि रियल नंबर बहुत ही ईजी है ना। और कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ही लेंदी हैं, बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है उनका। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी चले जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ही लेंदी हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ईजी हैं। तो इसको माइंड में रखते हुए सीबीएसई कुछ चैप्टर्स
फर्स्ट हाफ बुक से ले लेगी, मतलब कि कुछ चैप्टर 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर चैप्टर 9 ले लिया, कुछ भी इस तरीके से ले लिया। तो रैंडमली नहीं पिक करेगी सीबीएसई। वो क्या करेगी, कुछ चैप्टर्स तो जैसे ये 7 चैप्टर्स है ना, इनमें से तुम्हारे 4 चैप्टर्स तो ईजी ले लिए, ईजी 4 चैप्टर्स ईजी ले लिए और 3 चैप्टर्स डिफ़िकल्ट ले लिए। बोलो सर, जो फर्स्ट टर्म का 50% सिलेबस है वो सेकेंड टर्म के बोर्ड्स में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो 50% सिलेबस आ गया, जिनमें से 7 चैप्टर्स, स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स होंगे। ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है उस पीडीएफ में जो सीबीएसई के यहाँ से आई है। तो हो सकता है कि इस तरीके का कुछ पैटर्न रख ले सीबीएसई। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना 4 और 3, ये ऑफिशियल बात नहीं है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। ये उस पीडीएफ में नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ ये बात लिखा गया है कि 50% आएगा। तो मैथ्स में मैं बता रहा हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ तुम लोगों का, तो मैं बता रहा हूँ जैसे 15 चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए 7 चैप्टर्स तुम एज्यूम कर सकते हो कि तुम्हारे टर्म 1 में 7 चैप्टर्स आएंगे, जिनमें से 4 ईजी हो सकते हैं, 3 डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं टर्म 2 एग्ज़ाम्स की। अच्छा हाँ, ये एमसीक्यूज़ होंगे। अब ये एमसीक्यूज़ किस तरीके के आएंगे, ये एमसीक्यूज़ मतलब 2-3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें। किस तरीके के आएंगे, पहला होता है असर्शन रीजनिंग। वेरी गुड, पढ़ के बैठी हुई। ओके, असर्शन रीजनिंग। अभी क्या बला होती है, किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता, पहले तो ये बताओ। पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सर पता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं और 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू बता दूंगा थोड़ी देर में। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, फिर आएंगे तुम्हारे केस स्टडीज़ के क्वेश्चन। केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने तुम्हें ग्रुप पे सेंड करे थे और तुम लोगों ने सॉल्व करके नहीं भेजे, शायद 1 या 2 बच्चे नहीं भेजे थे तुम में से, याद है? केस स्टडी भी आएंगे। हाँ, केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस आएंगे और फिर कुछ एमसीक्यूज आएंगे, वो इजी होंगे नॉर्मली, मतलब ना वो असर्शन रीजनिंग के होंगे ना वो केस स्टडीज़ के होंगे, नॉर्मल इजी क्वेश्चंस आएंगे। इतनी बात क्लियर होगी? यस सर। अब ये असर्शन रीजनिंग और केस स्टडीज़ के कुछ एग्जांपल्स मैं करवा दूंगा तुम्हें क्लास में, लेकिन अभी मेरे को ये बताना था कि एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है 100% एमसीक्यूज आएंगे और 50% सिलेबस हो चुका है तुम लोगों का। ये बात हुई है टर्म 1 एग्ज़ाम की। और ये कहाँ पर होंगे, स्कूल में या तुम्हारे घर पे? स्कूल में। स्कूल में होंगे। बहुत बढ़िया सर, अपने स्कूल में कि सेंटर पर? हाँ हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे स्कूल में ही होंगे। अब सेंटर्स मेरे हिसाब से चेंज नहीं होंगे, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, तो ऑफिशियली अभी मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि तुम्हारे स्कूल्स में ही होंगे। क्लियर? ओके। ओके सर अगर हालत बिगड़ गई तो यहाँ वो बताऊंगा, वो सब बताऊंगा, टेंशन मत करो। हालत बिगड़ेगी तो क्या होगा, हालत नहीं बिगड़ेगी तो सर क्या ऑनलाइन होगा, हो जाएगा सब एमसीक्यू, बताऊंगा। और सेकंड टर्म का भी एमसीक्यू में वाह कन्वर्ट वाह हो वाह जाएगा। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी टर्म 2 समझो, यहाँ पे टर्म 2 लिख रहा हूँ मैं राइट साइड में। अब टर्म 2 एग्ज़ाम, अच्छा ये बताओ टर्म 1 एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या थी, कितने टाइम के लिए था टर्म 1? 90 मिनट्स। इसको आर में 90 चेंज करो, minutes। 1.5 आवर्स के लिए तुम्हारा एग्ज़ाम होना था टर्म 1 एग्ज़ाम। लेकिन जो टर्म 2 एग्ज़ाम है वो 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा ये, 2 आवर्स का। अब इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आएंगे तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर्स, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर आएंगे तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। फिर आएंगे लॉन्ग आंसर्स, फिर वेरी लॉन्ग आंसर्स, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इन 2 आवर्स के अंदर तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे ही जैसे हर साल बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, और वैसे ही जैसे तुमने 9th क्लास में कैसा अपना जो फाइनल पेपर दिया होगा ना, उस तरीके से कि स्टार्टिंग में सेक्शन ए होता है। क्या 3 घंटे का होता था, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे। इस बार उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि टाइम कम कर दिया है, और दूसरी बात यहाँ पे सिलेबस भी तो कम कर दिया है। यहाँ पर भी 50% सिलेबस ही आएगा, लेकिन ये 50% का सिलेबस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट 50% सिलेबस जो तुम्हारा टर्म 1 में आ चुका था। मतलब ये जो 50% सिलेबस है, ये इसको हमें लिखना चाहिए रेस्ट ऑफ द 50% सिलेबस, रेस्ट ऑफ द 50% सिलेबस। तो जो पहले 7 चैप्टर्स आ गए थे तुम्हारे मैथ्स के टर्म 1 एग्ज़ाम में, वो 7 चैप्टर्स अब नहीं आएंगे टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कितने चैप्टर्स बच गए? 8 चैप्टर्स बच गए। तो अब 8 चैप्टर्स आएंगे तुम्हारे टर्म 2 के एग्ज़ाम में। ऐसा भी हो सकता है कि टर्म 1 एग्ज़ाम में 8 चैप्टर्स आ जाएं और टर्म 2 एग्ज़ाम्स में 7 चैप्टर आ जाएं। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? सिर्फ इतने से ही पूछना जितना मैंने अभी बताया। नो सर। हाँ बोलो वान्या, एक करके वान्या बोलो पहले। भूल गए मैं, अच्छा, दोबारा पूछूंगी। हाँ, याद सोचो तब तक, बादाम खाओ फटाफट से और सोच के आओ जल्दी से। और कौन थी? त्रिशा थी, बोलो। यस सर। सर ये होंगे कहाँ पे?
अभी बताया ना, मतलब जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि तुम्हारे स्कूल में होंगे, लेकिन अभी सीबीएसई की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है कि वो कहाँ पर होंगे। ठीक है, मेरे को सर सेकंड टर्म वाला तो ये भी तुम्हारे स्कूल उधर में ही होगा ना होंगे। सेंटर पे। नहीं, लेकिन ये अच्छा। पूछ नहीं रही है कि मतलब ये इसका कहने का मतलब है, जो ये पूछ रही है तुषा, मेरे को जितना समझ में आया वो ये पूछ रही है कि हमारे स्कूल में होंगे या दूसरे स्कूल में होंगे। यही क्वेश्चन था तुषा, या फिर ये था कि घर पे होंगे या स्कूल में होंगे? सर मैं पूछ रही थी कि जो टर्म 2 होगा वो कहीं हमें जाके देना होगा या फिर हाँ, घर पे होगा, स्कूल नहीं पे नहीं, होगा? स्कूल में ही होगा। कोशिश यही करी जाएगी कि तुम्हारे स्कूल में होगा। अभी कुछ बच्चे ओवर एंथुजियाज्म में आके बोलेंगे नहीं सर घर में भी हो जाएगा, अगर कोरोना हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो मैं अभी फ़िलहाल बताऊंगा, अभी रुक जाओ। सीबीएसई की तरफ से यही कोशिश करी जाएगी कि दोनों टर्म 1 और टर्म 2 तुम्हारे स्कूल्स में ही हो। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? वही। ठीक और है, सर मार्क्स कितने के होंगे जो होंगे एग्जाम? हाँ ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं आंसर दूसरे पेंट में करता हूँ, रुको। अच्छा क्वेश्चन याद आ गया। अब उसको थोड़ा होल्ड पे डाल दो 2 मिनट के लिए, ठीक है? और याद रखना, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल जाओगी वो क्वेश्चन तो कॉपी में लिख लो। तब तक मेरी ओके। बात सुनो। लास्ट ईयर तक क्या होता था, जैसे तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम है, कितने मार्क्स का होता था बताओ बोर्ड का एग्ज़ाम? 80। 80 मार्क्स का होता था। कौन है वो नादान बच्चा जो 100 मार्क्स का कह रहा है? नाम बोलो भाई। त्रिशा। अच्छा, तो मैम 80 मार्क्स का होता था। अब बाकी 20 मार्क्स का क्या करते थे? वो टीचर्स इंटरनल तो असेसमेंट। वो तुम्हें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलते थे, और बेसिकली उसका मतलब यही होता था कि आपको रोज़ शिद्दत के साथ मैम को क्या बोलना है, सुबह सुबह जाके गुड मॉर्निंग। ठीक है? अगर तुमने मैम को रोज़ जाके गुड मॉर्निंग बोला, मैम की रिस्पेक्ट कर रही है, मैम को लग रहा है हाँ भाई ये बच्चा रोज़ आके मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, मतलब कि अटेंटिव है, रोज़ क्लास में आता है या आती है, तो फिर वो 20 मार्क्स जनरली मिल जाते थे बच्चे को। अब ये जो 20 मार्क्स हैं, वैसे जो इसका ऑफिशियल जो बाइफर्केशन है वो बता देता हूँ क्या होता था। 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है? अब ये जो 10 मार्क्स हैं ये तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट जो होते थे ना, यूटीज़ वगैरह, और साल भर में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स लगाए जाते थे। और ये 10 मार्क्स बाकी तुम्हारे वो प्रोजेक्ट फाइल हो गई, अटेंडेंस हो गया, बिहेवियर हो गया, तुम कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस तरीके से लगाए जाते थे। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, अगर तुम पूरे साल तुमने अटेंटिव रही हो, तुम लोग क्लास में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश भी करी गई है ना, तो भी तुम्हारे 20 मार्क्स में से मतलब काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते थे, एटलीस्ट 18 तो बन ही जाते थे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बोलो? सर ब्रांड के नाम पे नंबर मिलते हैं। किसके नाम पे? ब्रांड, बच्चों के ब्रांड होते हैं। जैसे अच्छा, ये मेरे को पता नहीं है, समझाओ ये ब्रांड क्या होता है? सर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और सबसे लास्ट ई क्लास। सेक्शन कहना चाह रहे हो? सर नहीं। वैसे भी आप कह सकते सर हैं, लेकिन ग्रेड सर ग्रेड हाँ जी सर। सर ब्रांड इस टाइप में कि लाइक होता है ना कि एक ब्रांड का चीज़ है, चाहे वो कैसा भी है, तो वैसे ही बच्चों के नाम हो जाते हैं कि इस ब्रांड का तो पक्का नंबर मिलेंगे, चाहे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी मतलब पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता था मेरे टाइम पे क्लास में, और लैब्स वगैरह में जाता था और कुछ करता नहीं था ठीक है, लेकिन कोशिश करता था कुछ मतलब कर पाऊँ मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये रहता था कि मैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करूँ। और फिर वाइवा होता था ना, तुम लोगों का भी वाइवा होगा, टीचर पूछेगा हाँ बताओ चैप्टर में क्या समझ में आया। अगर प्रैक्टिकल्स होते हैं तुम्हारे स्कूल में तो तुमसे पूछा जाएगा कि प्रैक्टिकल जो तुमने परफॉर्म किया उसमें क्या समझ में आया तुम लोगों को, तो उसको बोलते हैं वाइवा। तो उसके बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट में। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं वाइवा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे वाइवा में मार्क्स आ गए ना तो सेम प्रोपोर्शन में तुम्हारे फिर वो फाइल में और सेम प्रोपोर्शन में तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिल जाते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बोलो हाँ भाई? ओके, तो लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर का भी नहीं कहेंगे क्योंकि लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ बोर्ड का, तो उससे पहले का बता रहा हूँ। मतलब तो उसमें ये होता था कि तुम्हारा 80 मार्क्स का तो तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता था फाइनल वाला, 20 मार्क्स का बाकी तुम्हारा इंटरनल हो जाता था। अब इस साल क्या हो रहा है वो बताता हूँ। इस साल ये होगा कि तुम्हारे 80 मार्क्स जो होंगे, 80 मार्क्स का ही तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, लेकिन ये 80 को बाइफरकेट कर दिया 2 पार्ट्स में। तो जो तुम्हारे टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का होगा, और जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। लेकिन जो तुम्हारी मार्कशीट होगी उसमें मैथ्स अगर एक सब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं, उसमें तुम्हें कितने में से मार्क्स मिलेंगे? 100 में से। तो बाकी के 20 मार्क्स का क्या हुआ? वो 20 मार्क्स कहाँ चले गए? इंटरनल असेसमेंट में चले गए। अब ये इंटरनल असेसमेंट में
जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है बोलो? पीरियोडिक टेस्ट, PT1, PT2 और PT3। ये मैं इस साल का ही बता रहा हूँ, इस साल का ये जो तुम्हारे वाला सेशन है उसमें, कि इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारे 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। PT का मतलब क्या होता है बोलो? पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक Periodic टेस्ट one। मतलब ये बेसिकली तुम्हारे यूटीज ही हैं। तो कितने बार यूटीज करवाएंगे बोलो स्कूल वाले? 3। 3 बार। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 बार ही करवाएं, वो उससे ज़्यादा बार भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये अर्नव के स्कूल में हो रहा है। अब सपोज़ अर्नव के PT1 में आए, 20 मार्क्स का पेपर होता है सपोज़ इसका, तो इसके पहले पेपर में इसने परफॉर्म नहीं किया तो सपोज़ इसके 12 मार्क्स ही आए फॉर एग्जांपल, लेकिन इसके PT2 में 20 आउट ऑफ 20 आ गए क्योंकि इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और PT1 से इसने सबक सीखा था। और PT3 में भी इसके सपोज़ 20 आउट ऑफ 20 आ गए। इतनी बात क्लियर होगी? तो इसके 60 में से कितने मार्क्स आए बताओ टोटल? 52? 58। कितना? अच्छा नहीं 52, दोबारा कर लो भाई। नहीं से 52। 52 आ गए 60 में से। लेकिन जो हमारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे वो कितने में से लगाए जाएंगे बोलो? 20 में से। 20। तो हमें 60 को क्या बनाना है? 20 बनाना है। 20। तो इसको मैं इसकी पहले परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी, ठीक है? 52/60 इंटू 100 करो, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। तो जैसे अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 52/60 इंटू 100, ये आ रहा है तुम्हारा 86% आ रहा है, ठीक है? ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, 86% के अराउंड आ गया। अब ये 86% किसका निकाला जाएगा? हमारा 20 का। 86% ऑफ 20 निकाला जाएगा। तो इसको जब तुम 20 का 86% निकालोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा लगभग 17 मार्क्स आ जाएगा। तो इसके 20 में से कितने मार्क्स चढ़ जाएंगे बोलो? 17। 17 चढ़ गए, मतलब इसके 17 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ गए इंटरनल असेसमेंट में। अब इसको खुशी होगी या बहुत दुख होगा बोलो? तो सर वो कॉपी, तो इस साल वो कॉपी और वाइवा वगैरह का होगा, वाइवा के मार्क्स होगा, सब होगा। इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारा ये सब काउंट होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कर लेना। हर साल मैं बोल देता था कि कोई बात नहीं, अपना मतलब स्टडीज़ पे फोकस करो, जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। लेकिन इस बार इंटरनल असेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा वेटेज होगी। बताऊँगा अभी इसको क्या रोल होगा। पहले मेरे को ये बताओ कि अर्नव को खुशी होगी या दुख होगा कि इसके 17 आउट ऑफ 20 आए हैं? बताओ। खुशी होगी। खुशी। बहुत ही गलत जवाब है, तुम लोग पागल हो। अभी मैं बताता हूँ क्यों। देखो सपोज़ टर्म 1 में भी इसके 40 में से 40 आ गए सपोज़, और टर्म 2 में भी 40 में से 40 आ गए सपोज़। कह रहा हूँ अर्नव, खुश मत होना ज़्यादा। हेलो अर्नव। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो इसके अर्नव के अगर सपोज़ टर्म 1 में भी 40 आ गए, टर्म 2 में भी 40 आ गए, तो इसके ओवरऑल 80 में से तो 80 आ गए, और 20 में से कितने आ गए? 17 आ गए। 17। तो इसके 100 में से कितने आ गए बोलो? 97। 97। अब बताओ खुश होगा कि ये दुख मनाएगा? खुश। हाँ, अब सर सच बताएगा। 97। हाँ बोलो। सर अच्छी परसेंट है 97। बहुत अच्छी है। मैं तो खुश होती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी परसेंटेज है। मैं तो इसको खुद मोटिवेट करूंगा, लेकिन अब सक्षम बताएगा क्यों दुख होगा इसको, अर्नव को। बताओ। सर दुख इसलिए होगा ना क्योंकि इंटरनल असेसमेंट हाँ, ये हुई ना बात कि पूरे साल तो इसके हर बार 100% आए हैं। टर्म 1 में भी 100%, टर्म 2 में भी 100%। 3 PTs हुए, उनमें से दोनों में इसके 100% आए, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में इसने मेहनत नहीं करी, जिसकी वजह से इसके कितने नंबर रह गए थे? मतलब 20 में से 12 आए थे इसके मार्क्स। तो सिर्फ अगर वो उसमें भी पढ़ लेता ना तो इसके 100 में से 100 वाला कैंडिडेट था। और यही अगर कंडीशन सपोज तुम्हारी ऐसी होती कि बोर्ड का एग्जाम हो रहा होता तो ये बच्चा पक्का ना 100 में से 100 लाता, क्योंकि फाइनली देखो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो, ज़्यादातर केसेस में इसके 100% ही आए हैं। सिर्फ फर्स्ट टर्म में, मतलब फर्स्ट यूटी में इसके 100% नहीं आए थे। मतलब कि अगर ये बच्चा पहले वाले स्कीम के तरह से मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा होता तो भले ही इसके यूटी में मार्क्स नहीं आते, लेकिन ये बच्चा वो है जो 100 आउट ऑफ 100 लाता फाइनल बोर्ड में। बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ। ये वाली बात क्लियर हुई है नहीं तुम लोगों को? हुई। Yes, sir। इसका मतलब कि अब इस वाले एकेडमिक सेशन में 100 आउट ऑफ 100 कौन बच्चा लाएगा? जो इंटरनल में भी अच्छा करेगा। हाँ, तो जो सारे PTs में फुल नंबर लाएगा, दोनों टर्म्स में फुल नंबर लाएगा, और मतलब इंटरनल असेसमेंट में ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तब जाके उसके 100% बनेंगे। वरना पहले क्या होता था कि जो बच्चा स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं है, वो एवरेज ही पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लास्ट के 3 महीने में अगर उसने पढ़ाई कर ली जम के तो वो 80 आउट ऑफ 80 ले आता था, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते थे कि वो 100 आउट ऑफ 100 ले आता। अब बताओ ये वाली स्कीम अच्छी लगी या बेकार लगी? बेकार।
सर एक मिनट, हाँ मुझे बोलो। कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। सर पहले तो ये होता था ना कि फाइनल बोर्ड में जितना किया, प्री बोर्ड वगैरह सब हटा करके हाँ हाँ सर लास्ट में जितने नंबर स्कोर किए उसके बिल्कुल। हिसाब से परसेंटेज बनती थी। बिल्कुल। तो सर ये इंटरनल असेसमेंट कब कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारे टीचर्स भी बोलते थे कि प्री सर बोर्ड गलत गंदा गया, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स में अच्छा करना। वो बात तो सही है, लेकिन जो तुम्हारे ग्रेड्स भी तो मिलते थे ना तुम लोगों को, नहीं मिलते थे? सर सर हाँ, बोलो। मिलते थे बट इतना कोई उस पर ध्यान नहीं देता था इस इंटरनल क्योंकि असेसमेंट स्कूल पे। वाले मार्क्स दे देते थे ना तुम लोगों को उस बेसिस पे। जैसे 12th क्लास का भी बताता हूँ, 70 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब पहले का बता रहा हूँ जो होता था, अब तो खैर सब कुछ ही चेंज हो गया। तो 70 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी का पेपर होता था, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते थे। तो 30 मार्क्स में से ना 27-28 तो हर बच्चे को दे दिए जाते थे फ्री फंड में, और बाकी के जो 30 आउट ऑफ 30 उसी बच्चे को मिलते थे जो पूरे साल जिसने अच्छे से यूटीज़ दिए हैं, हाफ ईयरली दिए हैं। टीचर को लगता था ये पक्का बोर्ड में पक्का नंबर ले आएगा, भले ही ये अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको 30 आउट ऑफ 30 दे दिए जाते थे। तो ये जब मार्कशीट आती है तब पता चलता है ये सब चीज़ें। यू क्लियर हुई बात? यस सर, तब तो ये सिस्टम बेकार है। अच्छा, 1 मिनट और। अभी कौन था? अर्नव तो बोल रहा था ना शायद? हाँ जी सर। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था सर, इसलिए मैंने ना इस साल मतलब कि गर्मियों की छुट्टियों में इसलिए ज़्यादा मैंने अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए ज़्यादा किया था मैंने। ओहो, अच्छा तुम्हें पहले से ही पता था सीबीएसई करने वाली, सीबीएसई ऐसा करने वाली है? हाँ, सेटिंग थी तुम्हारी सर सीबीएसई से। सर मेरे को लगा कि सर इस साल भी बोर्ड में हुए तो इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स रहेंगे तो ज़्यादा मेहनत कर इंटरनल पे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि अगर तुम्हें 100 मार्क्स लाने हैं या 100% लानी है, या फिर तुम्हें टर्म्स में भी अच्छे नंबर लाने हैं, जो भी है, अगर तुम्हें फाइनली अच्छे नंबर चाहिए तुम्हारे मार्कशीट में, 10th क्लास की मार्कशीट में, तो तुम्हें हर छोटे से छोटे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट ही क्यों ना हो, या फिर मैम तुम्हारा स्कूल में ओरल टेस्ट ही क्यों ना ले रही हो, तभी जाके तुम्हारे 100% बनेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो बोलो। सर प्रैक्टिस टेस्ट भी? प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रैक्टिस टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। 3 यूटीज़ होंगे, उन 3 यूटीज़ के बेसिस पे काउंट होंगे। लेकिन सपोज अब अर्नव जैसे बच्चे का लॉस ना हो, इसके लिए कुछ स्कूल एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, वो बताता हूँ क्या स्ट्रेटेजी है। तुम में से कोई गेस करना चाहेगा वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि अर्नव जैसे बच्चे का कोई लॉस ना हो? हाँ बोलो। कि वो अगर सर, उनके 5 प्रोजेक्ट्स के नाम duties अच्छा, ले रहे हैं तो उनमें से 5 आउट ऑफ 3 बेस्ट ले वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 3? 5 आउट ऑफ 3? 3 आउट ऑफ 5। हाँ बिल्कुल सही है, ये मैं बोलना चाह रहा था, बिल्कुल सही बोला वान्या ने, कि इसीलिए वो 3 यूटीज़ नहीं ले रहे। वो कितने यूटीज़ ले रहे हैं बोलो? 5 यूटीज़ ले रहे हैं। और फिर वो बोलेंगे कि आउट ऑफ मतलब दीज 5 यूटीज़ जो भी तुम्हारे बेस्ट 3 मार्क्स लगेंगे ना, बेस्ट 3 यूटीज़ में तो जो भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे वो हम कंसिडर कर लेंगे, और वही 3 मार्क्स हम भेजेंगे सीबीएसई को कि तुम्हारे इतने नंबर आए हैं। अब बोलो अच्छी बात है बेकार बात है? अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए अर्नव जैसे स्कूल वाले बच्चों को फायदा होगा। और ये हमेशा रोता रहता है कि सर बताओ यूटीज़ हो रहे हैं, यूटीज़ हो रहे हैं। ये बस 1 मिनट तुषा। अर्नव बोलो, कुछ कहना चाहते हो? सर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, आप सर छुट्टी दे दो। क्या क्या कह रहे हो? सर एकदम आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, अच्छा, जिंदगी बदल दी। तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही आज कि जब मैंने तुम्हारी क्लास आज स्टार्ट करी थी कि एंड में सर जाते मेरे जाते जैसे बच्चों का क्या होगा? बताता हूँ। मैंने सब, तुम जितने भी बच्चे हो ना, सबका मेरे माइंड में है कि तुम में से हर बच्चे का क्या क्या होगा। फिलहाल मेरे को अभी बताता हूँ, पीहू तुम्हारा भी। फिलहाल मेरे को अर्नव से बात कर लेने दो। अर्नव बताओ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि देखो एंड में जाते जाते तुम्हें हो जाएगा मोटिवेशन कि हाँ जो हो रहा है मेरे साथ सही हो रहा है स्कूल में। तो जो भी स्कूल जितने ज़्यादा पीटीज़ ले रहे हैं ना, मतलब वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है, तो उसको एज अ मतलब पॉजिटिव उसमें लेना कि हाँ हमारे लिए अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब पीयू जैसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो तुम पीयू पर्सनली अपने लिए पूछ रही हो या फिर इसलिए बोल रही हो कि हाँ हमारे स्कूल में तो जैसे 3 ही पीटीज़ होंगे इसलिए बोल रही हो? पहले तो ये क्लियर करो मेरे को। नहीं सर, 3 पीटीज होंगे, मैं ये कह रही हूँ। हाँ 3 पीटीज़ होंगे तो तुम्हारे लिए सिर्फ मतलब यही है कि अब तुम तीनों पीटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, सभी में फुल परसेंटेज लाओ, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। बात क्लियर होगी? ओके। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक तो है, सर सब तो मोटिवेट हुए नहीं यहाँ पे, मैं डिमोटिवेट हो गई इधर। मोटिवेट, हाँ बात भी सही है, लेकिन इंटरनल मतलब कुल मिला के बात जो ये है वो ये है कि तुम अपने टीचर्स के साथ ना अच्छा रिलेशन डेवलप करो स्कूल में, अटेंडेंस पूरी रखो। तुम लोग ऐसे हो, मैं और भी बच्चों को जानता हूँ क्या करते हैं ना, स्कूल में तो क्लासेस लेते नहीं है, वो सिर्फ कोचिंग के भरोसे रह जाते हैं। ये सब चलता था बहुत पहले, ये सब चलता था बहुत पहले, लेकिन अब वो थोड़ा पैटर्न तो इसमें अटेंडेंस की क्या वेटेज होगी? इंटरनल असेसमेंट में जो नहीं मार्क्स हैं, असेसमेंट नहीं, अटेंडेंस। अटेंडेंस पता है मैम, बोलने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं ना वो किसके हाथ में अल्टीमेटली बताओ?
क्लास टीचर स्कूल वालों के। तो बस अब उनको खुश रखना है। अगर वो खुश हैं तो तुम्हारे, और वो खुश कब होंगे जब उनको तुम्हारा बहुत सुंदर सा चेहरा रोज़ दिखाई देगा कि हाँ भाई ये बच्चा ये बच्ची आ रही है मेरी क्लास, मुझसे अपने डाउट्स पूछ रही है या पूछ रहा है इस तरीके से, और मतलब वो क्लास में मतलब परफॉर्म कर रहा है या कर रही है, तभी एक टीचर को लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है पोटेंशियल कैंडिडेट है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो फिर इंटरनल असेसमेंट में अपने लेवल पे जितना बेटर या जितनी कोशिश कर सकता है वो उतनी कोशिश करेगा कि तुम्हें अच्छे मार्क्स ही दिए जाएँ उसके थ्रू। तो अटेंडेंस अगर अच्छी रखोगे तो इनडायरेक्ट वे में तुम्हारा फ़ायदा ही होगा, और वैसे भी तुम अटेंडेंस अच्छी रखोगे तो तुम्हारा फ़ायदा ही है ना, तुम स्कूल में जाके कुछ सीख ही रहे हो, कुछ लॉस तो हो नहीं रहा है। बोलो। नहीं सर, कभी नेटवर्क इशू या वो फिर कोई बात नहीं, वो कुछ और अलग बात issue आता है। तो नेटवर्क इशू रोज़ नहीं हो सकता ना, जैसे 10 क्लास में से 1 क्लास में हो सकता है नेटवर्क इशू, रोज़ नहीं हो सकता। हाँ वो तो है, एक्सेप्शनल केस है ना। बिल्कुल। सर इसी केस को सर प्रोबेबिलिटी में सर इक्वली लाइकली बोलते हैं ना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बात और क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी तक तुम लोगों को क्या लग रहा होगा ना कि टर्म 1 एग्जाम्स कितने मार्क्स के होंगे 40 और टर्म 2 कितने 40 मार्क्स के होंगे 40 के, लेकिन 40 ये थोड़ा सा लोचा है यहाँ पे, वो लोचा समझा देता हूँ। तो ये बात है कि टर्म 1 एग्जाम्स ज़रूरी नहीं है कि 40 मार्क्स के हों। टर्म 1 एग्जाम्स 80 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 100 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 50 मार्क्स के भी हो सकते हैं, कितने भी मार्क्स के हो सकते हैं। जो मेरे को लगता है 80 मार्क्स के होंगे, मेरे को जो लग रहा है। ठीक है, तो सर दोनों टर्म 80-80 होगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी तक सीबीएसई की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया है कितने मार्क्स का होगा। कब पता चलेगा बोलो? जब सैम्पल पेपर आ जाएगा तब पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मतलब मार्क्स का होगा टर्म 1 एग्ज़ाम। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? लेकिन सपोज़ 80 में से तुम्हारे आए 78 मार्क्स आ गए, सपोज़ 80 में से, तो तुम्हारे इस 80 मार्क्स को बनाया जाएगा 40 मार्क्स और इस 78 मार्क्स को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि तुम्हारे 39 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 40। बात क्लियर हुई या करके बताऊं कैलकुलेशन? सर हो गई। हाँ, सपोज़ तुम्हारे जैसे 20 मार्क्स का टर्म 1 होता है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, इतने कम मार्क्स का हो नहीं सकता बोर्ड का एग्ज़ाम। सर 30 का होता है। हाँ नहीं, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 20 को हम मतलब जो 40 मार्क्स है उसको हमने 20 बना दिया ना, तो ऐसे जितने भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे उसको भी हम रैशनलाइज कर देंगे। के लिए बोल रहे हो। तो अगर 80 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम होता है, उसमें से सपोज तुम्हारे 70 मार्क्स आए फॉर एग्जांपल, तो बताओ 40 में से तुम्हारे कितने नंबर लगेंगे? 35। सेम चीज़ तुम्हारी टर्म 2 में होगी, लेकिन टर्म 2 में एक डिफरेंस है कि तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, ये सब आएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये बोलो? हाँ हुई। ओके। पर सर अगर जो टर्म 1 हो गया उस टाइम पे स्कूल नहीं खुलेंगे तो फिर? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, सुनो। चलो, तो इसके लिए देखो 4 केसेस हैं। जिसने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है, भले ही 9th क्लास में पढ़ी हो, उसको फ़ायदा होगा। ये मैं बना रहा हूँ थर्ड वेव, ठीक है? ये एक वेव बनाई है, ये दूसरी वेव बनाई है, थर्ड वेव बनाई है। किसकी? कोरोना। हाँ, कोविड-19 की थर्ड वेव बना दी मैंने, 3 वेव्स बना दी। सपोज टर्म 1 में कोविड-19 की थर्ड वेव आ जाती है, मैंने टिक कर दिया, ठीक है? और या फिर ऐसा मान लेते हैं, चलो टर्म 1 में तुम्हारी थर्ड वेव नहीं आती है और टर्म 2 में आ जाती है। पहले ये वाला केस कर लेते हैं, फिर एक मिनट रुको, इससे पहले ये वाला केस करते हैं कि दोनों में तुम्हारी सपोज कोविड-19 की वेव नहीं आई, ये वाला केस कंसिडर करते हैं। तब तो जो मैंने स्कीम बताई है ना तुम लोगों को कि टर्म 1 कितने टाइम का होगा बोलो? 90 मिनट्स का होगा, और 100% क्या होंगे? MCQ बेस्ड MCQs होंगे। हाँ, और तुम्हारे एग्जाम्स का होंगे स्कूल में होंगे। सिमिलरली टर्म 2 का क्या होगा? तुम्हारा 2 आवर्स का पेपर होगा, एग्जाम होगा बोर्ड का। उसमें वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, ये सब होंगे। और ये एग्जाम भी कहाँ पर होंगे? स्कूल। ये कब हुआ? जब तुम्हारी थर्ड वेव नहीं आएगी। नहीं आई। ओके, अब इसको हम कर देते हैं टाटा बाय बाय। अब दूसरे केस पे चलते हैं। तो दूसरा केस ये है, सपोज टर्म 1 में तो तुम्हारी थर्ड वेव जो है वो नहीं आई, मैंने क्रॉस कर दिया कि थर्ड वेव नहीं आई, लेकिन टर्म 2 में आ गई, ठीक है? अब टर्म 1 में तुम्हारी थर्ड वेव नहीं आई, मतलब कि फिर से कितने टाइम के लिए तुम्हारा टेस्ट होगा बताओ? 90 मिनट्स का तुम्हारा एग्जाम होगा, और 100% क्या होंगे? MCQ क्वेश्चन। और कहाँ पर होंगे ये एग्ज़ाम? स्कूल में होंगे। लेकिन टर्म 2 के टाइम पे, मतलब कि तुम्हारा मार्च और अप्रैल के टाइम पे, सपोज थर्ड वेव फोर्थ वेव जो भी है वो आ गई, कोविड की सिचुएशन बहुत ही मतलब ड्रास्टिक हो चुकी है उस टाइम पे, सपोज, तब क्या होगा? तुम स्कूल जा पाओगे या नहीं जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो ये जो एग्ज़ाम होंगे वो तुम्हारे घर पे होंगे, होम। बात क्लियर हुई? और उस केस में ये जो 2 आवर्स का टेस्ट होना था ना तुम्हारा, ये नहीं, ये 90 मिनट्स का हो जाएगा। ये 90 मिनट्स का हो जाएगा, 1.5 आवर्स का ही हो जाएगा। फिर से तुम्हारे 100% MCQs ही होंगे।
और फिर से मतलब ये वाली चीज़ नहीं हो पाएगी, वेरी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वेरी लॉन्ग आंसर। मतलब 100% MCQs ही होंगे और 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। बात क्लियर हुई है, हाँ या ना? हाँ, ये कब हुआ? जब सेकंड टाइम पे वेव आ गई। हाँ, और फर्स्ट टाइम पे वेव नहीं आई, ठीक है, ओके। अब एक और केस हो सकता है, बोलो वो कौन सा केस है? टर्म टर्म वन टर्म में पे आ आई। गई, सेकंड पे नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर तो तुम्हारी थर्ड वेव आ गई, कब, कौन से मंथ में? नवंबर दिसंबर के टाइम पे। और सेकेंड टर्म वाले पे कोई वेव नहीं आई, वहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन है। तब क्या होगा, यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे जो तुम्हारा 90 मिनट्स का पेपर होना था ना, वो 90 मिनट्स का पेपर होगा, पक्का होगा। फिर से 100% MCQs होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम तुम्हारा घर पे स्कूल होगा। में होना था ना, वो तुम्हारा घर पे होगा, होम। बात क्लियर होगी? और ये वाला जो एग्ज़ाम था, ये वाला, इस टाइम पे कोरोना है कि नहीं है? नहीं है। नहीं नहीं है। है। नहीं तो है। फिर से तुम्हारा यही वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा, ये वाला, कि कितने टाइम का पेपर होगा बोलो? 2 घंटे। 2 आवर्स का पेपर होगा। फिर से वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, ये सब होगा। और कहाँ पर होगा पेपर? स्कूल में होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? सर एक और क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। जैसे कि टर्म वन का जो एग्जाम होगा वो आपने बोला था कि OMR शीट पे होगा और उसमें भी लिखा था जो आर्टिकल से निकला था। बिल्कुल। तो घर पे तो वो प्रोवाइड नहीं होगी, तो फिर वो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा ना गूगल में? नहीं, गूगल पे पक्का नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें स्कूल से कलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा एडमिट कार्ड और अपना वो OMR शीट। समझ में आ गया? ऐसे होगा। और सबसे लास्ट केस कौन सा हो गया कि दोनों ही टाइम पे तुम्हारी कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, तो तुम्हारे यहाँ पे भी एग्ज़ाम नहीं होना और यहाँ पे भी नहीं होना। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों ही टाइम पे तुम्हारी कोविड की सिचुएशन आ गई, इसलिए दोनों जगह मैंने टिक कर दिया। तो फिर यहाँ पे 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। दोनों होम घर पे होंगे। हाँ, यहाँ पे भी 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। ये भी घर पे होगा, होम। ये भी तुम्हारे घर पे होगा, होम। ये भी तुम्हारा MCQs होंगे, ये भी तुम्हारा MCQs होंगे, ठीक है, ये भी तुम्हारे MCQs होंगे, ओके। ये हो गया। अब लेकिन एक लोचा है इसमें। लोचा ये है कि जैसे फर्स्ट वाले केस में तो दोनों ही टाइम तुमने कहाँ पे जाके एग्ज़ाम दिया बोलो? स्कूल। तो फिर यहाँ पे भी 40 मार्क्स की वेटेज दी जाएगी टर्म वन को, यहाँ पे भी 40 मार्क्स की वेटेज दी जाएगी। अब सेकंड वाला केस देखो, स्कूल में तुमने कौन सा दिया? टर्म वन। तो ये 40 की जगह हो सकता है 50 कर दें और इसको कितना कर दें? 30 कर दें, या फिर इसको 60 कर दें और इसको 20 कर दें। डिपेंड करता है क्या करेंगे, वो कब पता चलेगा बाद में। तो मेरे को लग रहा है 50-30 कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब पहले 40 मार्क्स का होना था ना? मतलब सर ऑफलाइन को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। हाँ, मतलब तुम स्कूल में जाके जो एग्ज़ाम दोगे उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। अब हाँ वही। थर्ड वाला केस देखो, अब यहाँ पे स्कूल में तुम एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो अब इसको ज़्यादा वेटेज मिल जाएगी 50 और इसको कम वेटेज मिल जाएगी। अभी 50-30 उस PDF में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं तुम्हें बस अपना आइडिया से बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। हो सकता है 55 हो जाए और ये थोड़ा और कम हो जाए, मतलब एक बढ़ जाएगा और दूसरा कम हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट वाला केस है वो फिर से इक्वली लाइकली हो गया कि दोनों ही तुमने घर पे दिए हैं, तो फिर से इसकी 50, वेटेज जो है वो 50-50 कैसे हो गई मैम? 40-40 ना। 30। और बाकी फिर तुम्हारी इंटरनल असेसमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करा जाएगा फिर लास्ट वाले केस में। मतलब कि फिर तो बहुत ज़्यादा फोकस करा जाएगा कि तुमने अटेंडेंस कितनी करी, प्रोजेक्ट वर्क कितना किया, कितने यूटीज दिए, कितना क्या हुआ, सब कुछ। फिर तो बहुत ज़्यादा इंटरनल असेसमेंट को वेटेज दी जाएगी, क्योंकि तो सर तुमने इसका एक मिनट क्योंकि तुमने स्कूल तो तुम लोग गए ही नहीं हो, तो स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हुई उसको बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज दी जाएगी। बोलो। तो सर इसमें 9th क्लास का तो कुछ इंक्लूड नहीं होएगा ना? मतलब उसकी नहीं नहीं final- नहीं नहीं नहीं, तो यही तो बहुत अच्छी बात है इस बार। वरना लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये कर दिया गया था कि 9th क्लास की वेटेज, मतलब 9th क्लास में जो मार्क्स थे उसकी प्रोपोर्शनलिटी कुछ, मतलब तुम्हारे 10th क्लास में मार्क्स आ जाएंगे, या फिर 10th क्लास के जो प्री बोर्ड्स हुए थे उसके बेसिस पे कुछ मार्क्स दे दिए जाएंगे, जबकि प्री बोर्ड्स में तो बच्चे सर परफॉर्म ही नहीं कर कंफर्म पाते थे। होगा? बिल्कुल। तो मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग स्कूल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितनी यहाँ पे कोचिंग की क्लासेस को दे रहे हो, मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है। और जो मैं करवा रहा हूँ बस उस पर आँख बंद करके भरोसा करते रहो, ट्रस्ट रखो। और MCQs बेस्ड अब हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करा करेंगे। जैसे मैं पहले थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल बताता था, अब वो तुम्हारा बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि उसी चीज़ को उसमें पूछा जा सकता है, वो MCQ फॉर्मेट में। तो MCQ फॉर्मेट में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा करूँगा आपसे क्लास में। बात क्लियर हुई, हाँ या ना बोलो। हाँ यस सर। सर। और किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरे 2 डाउट थे। हाँ बोलो। तो जैसे आपने बताया कि 50-50 हो जाएगा सिलेबस, हाँ। तो
जो टोटल 15 चैप्टर्स हैं मैथ्स के, वो रिड्यूस होंगे क्या? फॉर एग्जांपल 15 से 12 कर दिए जैसे तो तुम्हारा ठीक है। रियल चैप्टर 1 है रियल नंबर्स वाला, उसमें लास्ट ईयर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हट गया था। अच्छा। तो इस बार की जो पीडीएफ है उसमें ये लिखा गया है, जो सीबीएसई से आई है पीडीएफ, उसमें ये लिखा गया है कि रैशनलाइज्ड सिलेबस होगा जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम नहीं था, मतलब कि मोस्ट लाइकली इस बार भी तुम्हारा ये टॉपिक हटा दिया जाएगा। मतलब कि सपोज रियल नंबर तुम्हारा टर्म 1 में आता है ना, तो उस टर्म 1 में ये वाला टॉपिक भी हटा देंगे। बात क्लियर होगी? अच्छा सर, पूरा चैप्टर तो नहीं हटेगा? पूरा चैप्टर नहीं हटेगा, बिल्कुल। और बोलो, दूसरा डाउट क्या था वान्या? आपके ओपिनियन से कौन सा सबसे अच्छा केस है मतलब इन सब में से? भाई लॉन्ग रन में तो तुम्हारे सबसे बेटर ये होगा स्कूल में जाके पेपर दो, बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि तुम प्रेशराइज भी फील करोगे, लेकिन प्रेशर में रिजल्ट भी आते हैं। अगर तुम्हें पता चल गया घर पे पेपर होगा ना, तो तुम फिर उतना अच्छा मतलब पढ़ाई नहीं करोगे, और तुम्हारा फिर मतलब परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आएगी। बात क्लियर होगी? Yes, और sir. सबसे अच्छा केस ये हो सकता है कि तुम मान के चलो कि स्कूल में पेपर होगा और परफॉर्मेंस भी तुम्हारी उसी तरीके से होगा, और एंड में जाके तुम्हारा पेपर कहाँ हो गया। और घर पे देने के एडवांटेज क्या होते हैं वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है ना? ठीक है, तो बताओ थर्ड में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, बस इतना बता दो मेरे को। नहीं आनी चाहिए अच्छा चलो ठीक है, नहीं आनी चाहिए फिर तुम स्कूल में सर। जाके वो पेपर दे पहले वाली वो दिखा दो सर मेरे लिए आने चाहिए सर, आने चाहिए सर, आनी चाहिए। दो। ठीक है, सर, पहले वाली स्क्रीन ये? दिखा दो। हाँ, ये वाली। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं क्लास क्लोज करता हूँ। सर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी। हाँ जल्दी करो जल्दी। सर मैं आपके जो शुरुआत में आपने ये बोला था कि हम लोग लास्ट में मोटिवेटेड फील करेंगे, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हारे यूटी ज़्यादा नहीं हो रहे ना स्कूल में। अगर ये तुम्हारे भी स्कूल में यूटी ज़्यादा हो रहे थे तो तुम भी मोटिवेटेड फील करते। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारा जो सिलेबस है वो 50% हो चुका है, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी ड्रास्टिकली। मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तुम लोग। बस जो मैं कह रहा हूँ वो करते रहो, 20 क्वेश्चन रोज़ के करो, बहुत ज़्यादा अच्छी आउटपुट निकलेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 50% सिलेबस हो चुका है, ये सोचो। वरना हर साल क्या होता था ना, दिसंबर तक, वरना हर साल ये होता था दिसंबर तक मेरा टारगेट रहता था मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। मतलब दिसंबर तक मैं सारे चैप्टर्स करवा देता, मतलब 15 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कर देता। फिर तुम लोग असलियत में पढ़ना तो तभी चालू करोगे ना जब तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। मतलब जनवरी से तुम लोग अपनी असली परफॉर्मेंस दिखाओगे कि हाँ सर देखो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा ना, दिसंबर तक मैं 50% ही पढ़ाऊँगा, तो 50% में तुम ना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? वरना मैं दिसंबर तक सारा करवा देता था, और दिसंबर या जनवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड्स होते थे, तो तुम इतना सारा जो तुम मतलब सिलेबस है वो तुम दिसंबर जनवरी के प्री बोर्ड्स में देते थे, तो उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं निकलती। लेकिन अब क्योंकि दिसंबर, मानता हूँ कि टाइम कम हो गया, लेकिन फिर सिलेबस भी तो बहुत कम हो गया, और सिलेबस बहुत कम होना सच में बहुत बड़ा रिलीफ है। जब तुम बोर्ड के एग्जाम्स देने जाओगे ना उस टाइम पे, तो तुम्हें खुद मतलब समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्यों बोला था ऐसा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर यस बोलो सर। सर बोलो, क्रॉस बोलो। मल्टीप्लिकेशन भी हटेगा ना हाँ शायद? पक्का हटेगा, पक्का हटेगा। ठीक है, ओके। ओके सर फिर पीरियोडिक टेस्ट की बस बात एक नहीं सेकंड, है। एक सेकंड, यहीं पे रहना, कोई भी लीव मत करना जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। बोलो। सर पीरियोडिक टेस्ट की बात नहीं है, बट जो ये मतलब जो भी ये सिस्टम इन्होंने बनाया बहुत लेंदी है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, सच में मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा मतलब सिस्टमेटिक वे में बनाया जा सकता है। कोई भी लीव मत करना जो भी नए बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है इन लोगों ने, क्योंकि इन्होंने हर केस को इन्वॉल्व कर लिया कि सपोज़ टर्म 1 में कोविड आता है तो क्या होगा, टर्म 2 में आता है तो क्या होगा, दोनों में ही कोविड नहीं होता तो क्या होगा, और दोनों में ही कोविड हो गया तो क्या होगा। मतलब सारे के सारे केसेस इन्होंने इन्वॉल्व कर लिए हैं, और बच्चे को पहले से ही पता है कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने वाला है, तो वो सर, अपनी मुझे एक और performance उस डाउट तरीके था। से। हाँ बोलो बोलो। सर एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है कि लाइक ए ऑप्शन को पूरा 1 मार्क दिया जाए, अगर बी किया हो तो उसको हाफ मार्क दिया जाए, ऐसे करके भी होगा, या फिर सिर्फ एक, या तो नहीं गलत है तो गलत। नहीं गलत है तो गलत है। तो सर ये लोग बोल रहे हैं कि एमसीक्यू में भी मार्किंग स्कीम आएगी, तो फिर वो किस बात की मार्किंग स्कीम ऐसी स्कीम? आएगी कि असर्शन रीजनिंग की मार्किंग स्कीम अलग होगी, केस स्टडीज़ की मार्किंग स्कीम अलग होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसकी ज़्यादा क्लैरिटी तभी मिलेगी जब सैम्पल पेपर आ जाएगा। ठीक है। ओके। और बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो 10th वालों? नो सर। ठीक है, फिर तक लिया। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से आगे का पढ़ेंगे, और मेरा फोकस किस पे रहेगा, एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा रहेगा आपसे। ठीक है, चलो ओके बाय ओके, बाय। बाय 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 बाय।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज़ नहीं आ रही थी, वो म्यूट कर दिया था मैंने गलती से। सर मेरे को लगा मेरी ईयरफोन्स खराब हो गए। नहीं नहीं नहीं।